हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर मैकेनिक्स में। और आज की इस क्लास में हम प्रोडक्शन के एक सब टॉपिक कास्टिंग को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कास्टिंग से हम क्या समझते हैं? कास्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच मोल्टेन लिक्विड मेटल विल बी अलाउड टू सॉलिडिफाई इन द प्री डिफाइंड मोल्ड कैविटी आफ्टर सॉलिडिफिकेशन बाय ब्रेकिंग द मोल्ड रिक्वायर्ड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस। तो कास्टिंग में हम मोल्टेन लिक्विड मेटल को एक प्री डिफाइंड मोल्ड कैविटी में सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ते हैं और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन हम मोल्ड को ब्रेक करके अपना रिक्वायर्ड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। कास्टिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स शेप कैन बी इजिली प्रोड्यूस। कास्टिंग के हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स शेप इजिली प्रोड्यूस कर सकते हैं। कास्टिंग जो होती है वो लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस है। कास्टिंग डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि वायर ड्राइंग जो प्रोसेस थी, एक प्रोसेस थी वायर ड्राइंग, उसके लिए हमें जो मटेरियल था वो इनफ डक्टाइल होना जरूरी था। ओके, बट इन केस ऑफ कास्टिंग डक्टाइल और ब्रिटल दोनों मटेरियल का यूज किया जा सकता है। Large size object can be produced only by casting, like machine tool bed, engine block, road roller, turbine housing। जो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे रोड रोलर आपको पता है, टर्बाइन हाउसिंग, इंजन ब्लॉक, मशीन टूल बेड्स, ये बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। देखते हैं कास्टिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कास्टिंग्स हैव नॉट स्मूथ सरफेस फिनिश। कास्टिंग का जो फाइनल प्रोडक्ट आता है उसका सरफेस स्मूथ नहीं होता है। कास्टिंग इज अ लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कास्टिंग एक लेबोरियस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कास्टिंग के प्रोसेस में पॉसिबिलिटी ऑफ गैस डिफेक्ट्स हैं। जब हम कास्टिंग करते हैं तो एयर एस्पिरेशन इफेक्ट की वजह से, आगे हम देखेंगे ये क्या होता है, एयर एस्पिरेशन इफेक्ट की वजह से एक पॉसिबिलिटी ऑफ गैस डिफेक्ट हमेशा कास्टिंग में होती है। नॉट हैविंग यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग। जब हम कास्टिंग करते हैं तो जो कूलिंग होती है कैविटी के अंदर, मेटल जब पॉर करते हैं उसके बाद जब मेटल लिक्विड फॉर्म से सॉलिडिफाई होता है तो जो कूलिंग होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। मीन्स कहीं पर पहले कूलिंग हो जा रही है, कहीं पे बाद में कूलिंग होती है। तो इस नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग के वजह से जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो यूनिफॉर्म नहीं रह पाती है थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट। पैटर्न, चलिए जानते हैं पैटर्न क्या होती है। पैटर्न जो है वो फाइनल कास्टिंग का रेप्लिका होता है जो हमें प्रोड्यूस करना होता है विद सम अलाउंस। पैटर्न है एक, जिस तरह का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए उसी ऑब्जेक्ट का एक रेप्लिका बनाया जाता है कुछ अलाउंस डाल के, तो उसे हम पैटर्न कहते हैं। पहले हम पैटर्न को मोल्ड सैंड में डालते हैं और जिससे कैविटी बनती है, और उस कैविटी में फिर हम लिक्विड मेटल डालते हैं तो हमें, और फिर मोल्ड को ब्रेक करके हमें अपना फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। चलिए जानते हैं जो पैटर्न होता है उस पर कितने तरह के अलाउंसेज लगते हैं। पहला जो अलाउंस होता है वो होता है श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस। ओके, ये क्या है श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन? डायग्राम, ये डायग्राम आप ध्यान से देखिए। ये जो पी है, टीपी, ये पॉरिंग टेम्परेचर बता रहा है, यानी मेटल जितने पे हम कैविटी में पॉर करेंगे वो टेम्परेचर है। जो टीएफ है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, यानी मेटल जितने पे फ्रीज होना स्टार्ट होता है। और जो टी ए है वो एम्बिएंट टेम्परेचर है। तो ए से बी देखिए, ए से बी जो प्रोसेस है वो लिक्विड श्रिंकेज है। मीन्स यहाँ पे मेटल जब पॉरिंग टेम्परेचर से फ्रीजिंग टेम्परेचर पे आता है तो लिक्विड थोड़ा सा श्रिंक करेगा, जो श्रिंकेज लिक्विड श्रिंकेज कहलाता है। ए और बी के बीच जो श्रिंकेज हो रहा है वो लिक्विड श्रिंकेज है। क्या है? ए और बी के बीच जो श्रिंकेज है वो लिक्विड श्रिंकेज है। फिर बी और सी के बीच में आप देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमेशा फेज चेंज होता है, तो ये सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज है। उसके बाद सी से डी देखिए, ये सॉलिड श्रिंकेज है। ठीक है, जब फ्रीजिंग टेम्परेचर से एम्बिएंट टेम्परेचर पे आता है तो ये सॉलिड श्रिंकेज है। तो जो लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज है वो कंपनसेट किया जा सकता है राइजर देके। राइजर क्या होता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, आप इतना भी याद रखिए कि जो लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज है उसको कंपनसेट हम राइजर देके कर सकते हैं। लेकिन जो सॉलिड श्रिंकेज होता है, सॉलिड श्रिंकेज कौन सा है? सी से डी के बीच। ठीक है, तो जो सॉलिड श्रिंकेज है उसके लिए हमें अलाउंस देना जरूरी होता है। तो अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों पॉइंट को याद रखें। मैक्स ए बी एंड बी सी
फॉर एल्यूमिनियम। इसका क्या मतलब है, जो मैक्स लिक्विड श्रिंकेज और जो सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज है वो मैक्सिमम एल्यूमिनियम के लिए होता है, और जो टोटल श्रिंकेज है वो मैक्सिमम स्टील के लिए होता है। ठीक है, क्या समझे हम, जो लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज है वो मैक्सिमम एल्यूमिनियम के लिए होता है, और जो टोटल श्रिंकेज है वो मैक्सिमम स्टील के लिए होता है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल है, तो जो ग्रे कास्ट आयरन है, ग्रे कास्ट आयरन को राइजर की जरूरत नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है, ग्रे कास्ट आयरन को राइजर की जरूरत नहीं होता, आप इसे याद रखें, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो ग्रे कास्ट आयरन को राइजर की जरूरत नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रे कास्ट आयरन लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज में वो एक्चुअली एक्सपेंड करता है। ज़्यादातर मेटल जो हैं या जो भी मेटल्स हैं वो जब लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज के टाइम यानी AB और CD के टाइम श्रिंक करते हैं, लेकिन जो ग्रे कास्ट आयरन है वो एक्सपेंड करता है। तो एक्सपेंड करने की वजह से ग्रे कास्ट आयरन में हमें राइजर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सॉलिडिफिकेशन के टाइम एक्सपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ड्राफ्ट और टेपर एलॉयंस। ड्राफ्ट और टेपर एलॉयंस ये क्या है, easy removal of the pattern from the mold to minimize the continuous contact between pattern and mold surface। ये क्या, देखिए इस तरह का, अगर जो पैटर्न ऐसा है, इस तरह से अगर हम मोल्ड से निकालेंगे तो कांटेक्ट कितना ज़्यादा है, ये मोल्ड मटेरियल मान लीजिए सैंड है तो इससे कांटेक्ट ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा टेपर बना देते हैं तो जो कांटेक्ट होगा वो कम होगा। तो इसलिए ड्राफ्ट और टेपर एलॉयंस दिया जाता है। तीसरा है मशीनिंग और फिनिशिंग एलॉयंस। मशीनिंग और फिनिशिंग एलॉयंस क्या होता है, हम पहले देख चुके हैं कि जो कास्टिंग ऑब्जेक्ट है उसका स्मूथ सरफेस फिनिश नहीं होता है, तो स्मूथ सरफेस फिनिश पाने के लिए हमें मशीनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जो मशीनिंग हम करेंगे तो मशीनिंग करने के बाद जो फाइनल कास्टिंग है उसका साइज थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए हम पहले ही पैटर्न में ही थोड़ा सा ज़्यादा डायमेंशन लेके काम करते हैं, और ताकि ये डायमेंशन जो हम ज़्यादा ले लिए वो मशीनिंग के टाइम कंपनसेट हो जाए। ठीक है, तो इसे ही मशीनिंग और फिनिशिंग अलायंस बोलते हैं। चौथा क्या है, सेक और रैपिंग अलायंस। सेक और रैपिंग अलायंस क्या होता है, ड्यू टू सेकिंग साइज ऑफ द कैविटी विल बी इंक्रीज, टू ओवरकम दिस साइज ऑफ द पैटर्न कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रोवाइडिंग सेक अलायंस। ये क्या है, जब हम पैटर्न डालते हैं, पैटर्न जब हम मोल्डिंग सैंड में डालते हैं, निकालते समय पैटर्न को सेक करना पड़ता है, बिना सेक के तो निकलेगा नहीं, थोड़ा इधर करके निकालना पड़ता है। जब ये इधर उधर होता है तो जो कैविटी है उसका साइज बढ़ जाता है, जिसके वजह से जब हम मेटल डालते हैं, जब हम मेटल पॉर करते हैं कैविटी में, तो जो हमें फाइनल कास्टिंग मिलती है उसका साइज हमें थोड़ा बड़ा मिलता है। तो इसलिए हम पहले ही जो पैटर्न है वो थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, ताकि बाद में जब हम इसे सेक करें तो जितना भी कैविटी का साइज बढ़े वो कंपनसेट हो सके। तो कैविटी के साइज को कंपनसेट करने के लिए हम सेक या रैपिंग अलायंस का यूज करते हैं। पांचवा क्या है, डिस्टॉर्शन अलायंस। इसको हम फिगर के हेल्प से समझेंगे। अगर फाइनल कास्टिंग हमें ऐसे बनानी है और हमने जो पैटर्न डाला वो कैविटी में जाने के बाद जब हमने उसे निकाला तो पाया कि पैटर्न थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया और जो कैविटी बन रही है वो कुछ इस तरह की बन गई। अगर इस तरह के कैविटी में हम मेटल लिक्विड पॉर करेंगे तो जो हमें फाइनल कास्टिंग मिलेंगी वो इस तरह का ना मिल के ऐसा ही कास्टिंग मिल पाएगा। तो जब ये ऐसा कास्टिंग मिल पाएगा तो हमारा फाइनल कास्टिंग हमारे रिक्वायर्ड साइज का नहीं होगा। तो इसलिए हम पहले ही पैटर्न को थोड़ा सा डिस्टॉर्शन अलायंस देते हैं। डिस्टॉर्शन अलायंस का क्या मतलब है, हम पैटर्न को थोड़ा सा इस तरफ टिल्ट कर दिए। अब जब इस तरफ टिल्ट किए तो जब कैविटी में इस पैटर्न को डालेंगे तो पैटर्न जो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होगा तो ये डिस्टॉर्शन इस साइड होगा। तो जब डिस्टॉर्शन इस साइड होगा तो ये ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा और हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है जो फाइनल कास्टिंग है वो हमें मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न। चलिए पैटर्न के बहुत सारे टाइप्स हैं, उनको हम बारी बारी से देखते हैं। पहला है सिंगल और सॉलिड पीस पैटर्न। तो इसका यूज हम करते हैं वेरी सिंपल इन शेप एंड साइज जो ऑब्जेक्ट है उनको बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या होता है स्प्लिट पीस पैटर्न। स्प्लिट पीस पैटर्न का यूज कब करते हैं, जब हमें कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हम स्प्लिट पीस पैटर्न का यूज करते हैं। तीसरा क्या है लूज पीस पैटर्न। लूज पीस पैटर्न क्या है, ऑब्जेक्ट बनाना है लूज पीस पैटर्न। लूज पीस पैटर्न क्या है, वो ऑब्जेक्ट जिसमें प्रोजेक्शन और अंडर कट्स हो उनको बनाने के लिए हम लूज पीस पैटर्न का यूज करते हैं। चौथा क्या है गेटेड पैटर्न।
गेटेड पैटर्न कब यूज करते हैं? गेटेड पैटर्न हम तब यूज करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट सिंपल शेप का हो, लेकिन हमें प्रोडक्शन जो है वो मास लेवल पे चाहिए, ठीक है। पांचवा है मैच प्लेट पैटर्न। मैच प्लेट पैटर्न का यूज हम कब करते हैं? जब हमें कॉम्प्लेक्स शेप ऑब्जेक्ट बनाना हो मास प्रोडक्शन में, तो जो हम पैटर्न यूज करते हैं वो मैच प्लेट पैटर्न होता है। छठा कौन है? स्वीप पैटर्न। स्वीप पैटर्न का यूज कब करते हैं? जब कॉम्प्लेक्स 3D शेप ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हम स्वीप पैटर्न का यूज करते हैं। जैसे कोन सिलेंडर, लार्ज साइज बेल्स, जो बड़ी बड़ी घंटियां होती हैं उनको बनाने में हम स्वीप पैटर्न यूज करते हैं। इसमें एक 2D शेप को जब 2D शेप को जब 360 डिग्री से रिवॉल्यूशन दिया जाता है तो हमें एक 3D शेप मिलती है और उसी का यूज हम अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाने में करते हैं, ठीक है। एक होता है फॉलो बोर्ड पैटर्न। फॉलो बोर्ड पैटर्न हम तब यूज करते हैं जब हमारा पैटर्न इनफली स्ट्रांग नहीं होता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए जिस पैटर्न का हम यूज करते हैं वो फॉलो बोर्ड पैटर्न है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखें। कोर प्रिंट्स। कोर प्रिंट्स आर द प्रोजेक्शन ऑफ द पैटर्न दे यूज्ड टू पोजीशन द कोर प्रॉपरली। इसका क्या मतलब है? एक कोर प्रिंट्स होता है जो पैटर्न पे एक प्रोजेक्शन होता है जो कोर को प्रॉपरली पोजीशन करने के लिए यूज किया जाता है। कोर एक्चुअली में अपने पोजीशन पर रहे, इसके लिए हम पैटर्न में एक प्रोजेक्शन डालते हैं ताकि कोर अपने पोजीशन पर रहे, उसको कोर प्रिंट्स कहते हैं, ठीक है। चैपलेट। चैपलेट क्या है? चैपलेट वो मेटालिक ऑब्जेक्ट है जो कोर को अंदर कैविटी के अंदर से सपोर्ट करता है, ठीक है। मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड चलिए देखते हैं। मोल्डिंग सैंड में जो सिलिका होती है वो 70 to 80% होती है, क्ले जो है वो 10 to 20% है, वाटर 2 to 8% है और एडिटिव्स जो है 1 to 6% है, ठीक है। चलिए अब बारी बारी से इनके बारे में हम जानते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो बेसिकली होनी चाहिए उनका मोल्डिंग सैंड होने के लिए। तो पहला प्रॉपर्टी जो है वो है रिफ्रैक्टिवनेस। रिफ्रैक्टिवनेस क्या होती है? एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड मेटल विदाउट फ्यूजन। जो एबिलिटी है मोल्डिंग सैंड की हाई टेम्परेचर ऑफ लिक्विड मेटल को विथस्टैंड करने की विदाउट फ्यूजन की, वो रिफ्रैक्टिवनेस है। जब हम कैविटी में बहुत हाई टेम्परेचर पर, पॉरिंग टेम्परेचर जो मेटल का होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उस हाई टेम्परेचर के मेटल को जब हम पॉर करें मोल्डिंग सैंड में कैविटी में, तो मोल्डिंग सैंड जो है वो फ्यूजन से वो विथस्टैंड कर जाए विदाउट फ्यूजन के। दूसरा क्या है? परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड टू अलाउ द गैसेज टू एस्केप। तो जो परमेबिलिटी होती है वो मोल्डिंग सैंड की एक प्रॉपर्टी है जो गैसेज को एस्केप करने की एबिलिटी देती है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये एस्केप नहीं होती है तो इसी से कास्टिंग में गैस डिफेक्ट होती है, ठीक है। फ्लो एबिलिटी। फ्लो एबिलिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड टू फ्लो इनटू ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द मोल्ड बॉक्स ड्यू टू रैमिंग फोर्स। एक नोट है, इसे आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। परमेबिलिटी जो है वो मैक्स होती है 8% ऑफ वाटर पे, ठीक है। जब वाटर का परसेंटेज हम 8% रखते हैं तो जो परमेबिलिटी है वो मैक्सिमम मिलती है और जो फ्लो एबिलिटी है वो मिनिमम होती है 6% ऑफ वाटर पे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में बनता है तो इसे आप ध्यान रखें। चौथा पॉइंट है स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ में आपको यह याद रखना है कि ग्रीन सैंड किसे कहते हैं, ड्राई सैंड किसे कहते हैं और रेड सैंड किसे कहते हैं। तो ग्रीन सैंड का मतलब है मोल्डिंग सैंड विथ हैविंग सम मॉइस्चर। जिस सैंड के पास मॉइस्चर हो वो ग्रीन सैंड है, ठीक है, मोल्डिंग सैंड। ड्राई सैंड क्या होती है? आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ द मोल्डिंग, जब मोल्डिंग सैंड का मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाती है तो उसे ड्राई सैंड कहते हैं। रेड सैंड क्या है? आफ्टर बिकमिंग ड्राई द लिक्विड मेटल इज स्टिल हैविंग सम हीट दैट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द सैंड, ओके। उसके बाद क्या है? हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है? टू मिनिमाइज द इरोजन एंड टू विथस्टैंड फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड मेटल ऑन द मोल्ड सरफेस, मोल्ड मस्ट हैव सफिशिएंट हार्डनेस, ओके। तो हार्डनेस भी हमारे जो मोल्डिंग सैंड है उसमें हार्डनेस भी होनी चाहिए और कोलैप्सिबिलिटी, हमारे मोल्डिंग सैंड में कोलैप्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। कोलैप्सिबिलिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड to which mold surface will not provide any resistance due to solid contraction of the casting। जब हम लिक्विड मेटल डालते हैं तो जब वो कंट्रैक्ट हो तो उसे किसी तरह की रेसिस्टेंस फील नहीं होना चाहिए, तो जो मोल्डिंग सैंड की इस प्रॉपर्टी को ही कोलैप्सिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। एडिटिव्स। जो कुछ एडिटिव्स हम मोल्डिंग सैंड में डालते हैं वो है सॉडस्ट या वुड फ्लोर। सॉडस्ट या वुड फ्लोर कब क्या काम किया जाता है? इसका काम है कोलैप्सिबिलिटी एंड परमेबिलिटी को दोनों को इंक्रीज करने का, ठीक है। दूसरा है लिंस्ड ऑयल, ये स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस को इंक्रीज करती है। और कोल डस्ट जो है, ये गलत टाइप हो गया है, कोल डस्ट जो है वो सरफेस फिनिश को इंक्रीज करती है। अब हम देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट,
एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग डिजाइन, जो गेटिंग डिजाइन के एलिमेंट्स हैं उन्हें देखते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, यहां से मेटल पॉर हो रहा है, यहां से ये जो मेटल है, मेटल यहां से पॉर हो रहा है। ठीक है, जब मेटल पॉर करते हैं जिस जहां पे, वो जगह जो है उसको बोलते हैं पॉरिंग बेसिन। क्या बोलते हैं? पॉरिंग बेसिन। जहां से मेटल पॉर कर रहे हैं वो है पॉरिंग बेसिन। उसके जस्ट नीचे हम एक स्ट्रेनर लगा के रखते हैं ताकि वो स्ट्रेन कर सके। ठीक है, उसके बाद आगे जब जिस एरिया में मेटल आगे नीचे आता है उस एरिया को, उस पोर्शन को बोला जाता है स्प्रू। ठीक है, स्प्रू नाम याद रखें आप, स्प्रू। फिर आगे चल के ये स्प्रू बेस वॉल बनता है, स्प्रू बेस वॉल। उसके बाद ये स्प्लैश कोर होता है। ठीक है, स्प्लैश कोर, ताकि स्प्लैश ना हो। ठीक है, फिर जब स्प्लैश कोर से आगे जाता है तो इसे बोलते हैं रनर। रनर, रनर में ही एक स्किम बॉब होता है। क्या होता है? स्किम बॉब। इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आते रहता है। स्किम बॉब, स्किम बॉब का क्या काम है? स्किम बॉब लो डेंसिटी इम्प्योरिटी और हाई डेंसिटी इम्प्योरिटी को अलग अलग कर देता है। जो हाई डेंसिटी इम्प्योरिटी है वो अपने डेंसिटी हाई होने की वजह से नीचे जम जाते हैं, और जो लो डेंसिटी इम्प्योरिटी है वो ऊपर चले जाते हैं। और इस तरह से हमें फ्रेश मेटल जो है वो कैविटी के अंदर गेट के द्वारा, ये लास्ट में जो पॉइंट है वो है गेट, गेट के द्वारा कैविटी में फिल किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे होता है राइजर। राइजर, ठीक है, राइजर का हम आगे समझेंगे राइजर क्या काम करता है। ठीक है, तो ये राइजर है, तो आप समझ गए। तो गेटिंग एलिमेंट को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए ताकि लिक्विड मेटल जो है वो इंटर इनटू द कैविटी विथ ऑप्टिमम वेलोसिटी। ठीक है, ऑप्टिमम वेलोसिटी विद इन अ गिवन टाइम, within a given time without causing turbulence, splashing and erosion. ठीक है, design the gating element so that pure metal can be enter into the cavity without air aspiration effect. ये air aspiration effect के गेटिंग एलिमेंट का डिजाइन इस तरह से होना चाहिए कि उसमें कैविटी में कोई एयर एस्पिरेशन इफेक्ट ना आए। एयर एस्पिरेशन इफेक्ट क्या होता है? एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू लो प्रेशर एरियाज इन द गेटिंग एलिमेंट इज नोन एज एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टू अवॉइड एयर एस्पिरेशन इफेक्ट, ideal shape of sprue is parabola, but to reduce the manufacturing difficulty, shape of the sprue is considered as tapered cylinder. Means जो स्प्रू का आइडियल शेप है वो पाराबोला है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टी की वजह से स्प्रू का जो शेप बनाते हैं हम वो है टेपर्ड सिलेंडर। इसे याद रखें, टेपर्ड सिलेंडर। स्प्रू का शेप कैसा होता है? टेपर्ड सिलेंडर। फिर नेक्स्ट पॉइंट, to minimize discharge and turbulence losses, shape of the runner is considered as trapezoidal, but it is having more surface area. So to minimize the heat transfer losses, shape of the runner is considered as cylindrical. ठीक है, जो रनर है उसका आइडियल शेप ट्रेपेजॉइडल होना चाहिए, लेकिन जो हम बनाते हैं वो सिलेंड्रिकल बनाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेपेजॉइडल का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो हीट ट्रांसफर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जब हीट ट्रांसफर ज़्यादा हो जाएगा तो जो हम मेटल पॉर करते हैं वो कैविटी में जाने से पहले ही सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा, जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इसलिए हम हीट ट्रांसफर को कम करने के लिए उसका सरफेस एरिया कम करते हैं और सिलेंड्रिकल शेप का रनर बनाते हैं। गेट और इनगेट, जो गेट है या इनगेट है वो 4 तरह के होते हैं: टॉप गेट, बॉटम गेट, पार्टिंग लाइन गेट और स्टेप गेट। गेट क्या है? गेट है एक्चुअल एंट्री पॉइंट थ्रू विच लिक्विड मेटल कैन बी एंटर इनटू द कैविटी। कैविटी में एंटर करने से जस्ट पहले जो पोर्शन होता है एलिमेंट वो गेट एलिमेंट कहलाता है या इनगेट कहलाता है। ये 4 तरह के हैं: टॉप गेट, बॉटम गेट, पार्टिंग लाइन गेट और स्टेप गेट। देखिए, टॉप गेट कुछ इस तरह का होता है, ये कैविटी है, ये जो है ये कैविटी है। टॉप गेट ये अपना वही गेटिंग एलिमेंट है, मीन्स ये बेसिन है। ठीक है, बेसिन, पोरिंग बेसिन है। यहाँ से मेटल आया और ऐसे करके इसमें फिल हो रहा है। तो ये जब ऊपर से जब कैविटी के एकदम टॉप से मेटल इंटर करेगा, जब मेटल कैविटी के टॉप से इंटर करेगा तो वो टॉप गेटिंग होता है, और जब कैविटी में मेटल बॉटम से इंटर करेगा तो वो बॉटम गेटिंग होता है, और जब कैविटी के बीच से इंटर करे तो वो पार्टिंग लाइन गेटिंग होता है। और एक स्टेप गेटिंग है। स्टेप गेटिंग तब यूज किया जाता है जब कैविटी का साइज बहुत लार्ज हो, कैविटी का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा हो तो हम स्टेप गेट का यूज करते हैं। इसमें एक से ज़्यादा गेट बनाए जाते हैं, जैसे इसमें एक गेट है, लेकिन स्टेप गेट में एक से ज़्यादा गेट होता है ताकि जब कैविटी का साइज बड़ा हो तो इसको यूज किया जा सके। एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ लिक्विड मेटल टू फ्लो इनटू द कैविटी।
फ्लूइडिटी जो है वो लिक्विड मेटल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, याद रखें फ्लूइडिटी जो है वो लिक्विड मेटल की प्रॉपर्टी होती है जो फ्लो इनटू द कैविटी है, ठीक है। चोक एरिया क्या है? चोक एरिया है मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया इन ऑल गेटिंग एलिमेंट। जितने भी गेटिंग एलिमेंट हमने पढ़े हैं जैसे स्प्रू है, रनर गेट और इन गेट, इन सब में से जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका होगा उस जगह को चोक एरिया बोलेंगे, ठीक है। एक होती है अनप्रेशराइज्ड गेटिंग। अनप्रेशराइज्ड गेटिंग का क्या मतलब है? चोक एरिया जो है वो एट द बॉटम ऑफ द स्प्रू है। जो चोक एरिया यानी मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो अगर स्प्रू के बॉटम पे हो तो वो अनप्रेशराइज्ड गेटिंग कहलाती है, और अगर चोक एरिया गेट पे हो तो वो प्रेशराइज्ड गेटिंग कहलाती है, ठीक है। अनप्रेशराइज्ड गेटिंग में एयर एस्पिरेशन इफेक्ट का हमेशा चांसेस होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रेशराइज्ड गेटिंग में एयर एस्पिरेशन इफेक्ट का कोई चांस नहीं होता है, ठीक है। एक पॉइंट टर्म है गेटिंग रेशियो, ये प्रीवियस ईयर सब में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखें। जो गेटिंग रेशियो होता है वो होता है एरिया ऑफ स्प्रू इंटू एरिया ऑफ स्प्रू फिर एरिया ऑफ रनर और उसके बाद गेट एरिया, ठीक है। गेटिंग रेशियो जैसे इसके क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं, जैसे आप एग्जांपल देखें 1:2:3 ऐसे दे दिया और पूछेगा कि राइजर का एरिया कितना है, तो राइजर का एरिया यहाँ 2 है, ठीक है। ये पहले स्प्रू का एरिया, फिर राइजर का एरिया, फिर गेट का एरिया, ठीक है। ऐसे करके हम पहचानेंगे। अब देखिए इसमें यह भी पूछ सकता है इस एग्जांपल में कि ये अनप्रेशराइज्ड है या प्रेशराइज्ड है। तो हमें पता है जो चोक एरिया है वो अगर स्प्रू पे हो, मतलब जो मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो मिनिमम एरिया है वो अगर स्प्रू पे हो तो उसको अनप्रेशराइज्ड बोलते हैं, और अगर वो गेट पे हो तो उसे प्रेशराइज्ड कहते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे मिनिमम प्रेशर एरिया, मिनिमम एरिया जो है वो 1 है और वो कहाँ पे है? स्प्रू पे, ठीक है। ये मिनिमम एरिया है वो कहाँ पे है? स्प्रू पे, तो ये अनप्रेशराइज्ड गेटिंग है। लेकिन अगर हम इसी को उल्टा कर दें 3:2:1, तो जो मिनिमम एरिया है, मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कहाँ है? वो गेट पे है, तो ये प्रेशराइज्ड गेटिंग का एग्जाम्पल हुआ। प्रेशराइज्ड गेटिंग का एग्जाम्पल हुआ। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, आप इसे ध्यान रखें। एक कॉन्सेप्ट होती है सॉलिडिफिकेशन टाइम की, ठीक है, देखते हैं। सॉलिडिफिकेशन टाइम जो होता है वो वॉल्यूम अपॉन एरिया के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन टाइम जो है वो वॉल्यूम अपॉन एरिया के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। भी यहाँ वॉल्यूम डिनोट कर रहा है, ए सरफेस एरिया डिनोट कर रहा है। जो सॉलिडिफिकेशन टाइम राइजर का है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए सॉलिडिफिकेशन टाइम कास्टिंग से, ठीक है। आइडियल शेप जो है राइजर का वो स्फेयर होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली सिलेंड्रिकल शेप इज कंसिडर्ड। इसको याद रखें, जो आइडियल शेप ऑफ राइजर है वो स्फेयर होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या यूज करते हैं? सिलेंड्रिकल, ठीक है। अब ऑप्टिमम कंडीशन की बात करते हैं हम। जो राइजर होती है वो दो तरह के होते हैं, साइड राइजर या टॉप राइजर। तो जो ऑप्टिमम कंडीशन होता है, ऑप्टिमम कंडीशन का क्या मतलब है? ऑप्टिमम कंडीशन का मतलब है वो कंडीशन जहाँ पे हीट ट्रांसफर को मिनिमम किया जा सके, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हम जान चुके हैं कि राइजर का जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल रखते हैं। तो सिलेंड्रिकल शेप मान लीजिए ये इस शेप का राइजर है, तो एच ये इसके हाइट और इसके डायमीटर के बीच जो रिलेशन होता है वो साइड राइजर के लिए और टॉप राइजर के लिए इस टेबल में दिया गया है, इसे आप ध्यान रखें। साइड राइजर के लिए एच इज इक्वल टू डी होता है ऑप्टिमम कंडीशन, और टॉप राइजर के लिए एच इज इक्वल टू डी/2, यानी एरिया बाय वॉल्यूम इसी रिलेशन से आ जाएगा। 6/d और 6/d दोनों के लिए ही होता है, ठीक है। इसे आप याद रखें, ये एग्जाम में आ सकता है। राइजर डिजाइन के कुछ मेथड्स हैं, उन्हें हम इंपॉर्टेंट मेथड्स को देखते हैं। पहला है मॉडुलस मेथड फॉर राइजर डिजाइन। मॉडुलस मेथड क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं मॉडुलस। मॉडुलस क्या है? वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया, ठीक है। तो मॉडुलस मेथड बोलता है मॉडुलस ऑफ राइजर इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ कास्टिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए केन्स मेथड। केन्स मेथड क्या बोलता है? केन्स मेथड में ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो फ्रीजिंग रेशियो होता है वो होता है एरिया बाय वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ राइजर, ठीक है। जस्ट मॉडुलस का उल्टा हो गया ये। मॉडिफाइड केन्स मेथड क्या बोलता है? मॉडिफाइड केन्स मेथड बोलता है जो शेप फैक्टर होता है वो लेंथ प्लस विड्थ, ये जो एल है, एल क्या है? एल का मतलब है लेंथ, डब्ल्यू है विड्थ, और टी जो है वो है थिकनेस। तो जो शेप फैक्टर होता है वो लेंथ प्लस विड्थ डिवाइडेड बाय थिकनेस होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन्हें याद रखें, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग चिल्स एंड पैडिंग डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन कैन बी पॉसिबल। चिल्स और पैडिंग होती हैं, ये दोनों क्या है? चिल्स और पैडिंग एक मेटालिक ऑब्जेक्ट है जिन्हें इंसर्ट करके हम डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं कास्टिंग में, ठीक है।
मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे सेल मोल्डिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, फुल मोल्डिंग, CO2 मोल्डिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, डाई कास्टिंग, बहुत सारे कास्टिंग है। इसको आप डाउनलोड कर लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसे आप डाउनलोड कर लें और इसको बारी बारी से पढ़ने की कोशिश, ठीक है। तो आप इसे जरूर याद करें, डाउनलोड करके इसे याद करें। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट बच रहा है, राइजर का कॉन्सेप्ट। चलिए हम इसको देखते हैं, राइजर को समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए ये एक कैविटी है, ठीक है, कैविटी बना लिया हमने और इसमें बॉटम गेट से लिक्विड मेटल फिल किया जा रहा है, ठीक है। ये बॉटम गेट है, ये बॉटम गेट से यहाँ से लिक्विड मेटल फिल किया जा रहा है जो बॉटम गेट से। अब यहाँ पे एक राइजर लगा हुआ है, ये एक राइजर लगा हुआ है। तो इस तरह के राइजर को साइड राइजर बोलते हैं, साइड राइजर। और अगर यही राइजर ऐसे करके ऊपर लगा हो यहाँ, तो इसको बोलेंगे टॉप राइजर, ठीक है। यही दो तरह के राइजर हैं। तो आप इसे देखिए, इस क्वेश्चन में मान लेते हैं अपने इस एग्जांपल में ये साइड राइजर लगा हुआ है। तो राइजर का क्या काम होता है, देखिए जब हम लिक्विड मेटल इसमें डालते हैं तो लिक्विड यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, जो पोरिंग टेम्परेचर लिक्विड का है वो बहुत हाई होता है। तो जैसे ही लिक्विड इसमें पोरिंग टेम्परेचर पे आता है लिक्विड मेटल, तो वो इसमें सॉलिडिफाई होना। साइड राइजर का काम ये है कि इसमें जो मेटल रहती है वो सेम कास्टिंग वाली मेटल ही है, और ये इसमें इस तरह से रहता है कि पहले ये कास्टिंग वाली मेटल सॉलिडिफाई होगी, उसके बाद साइड राइजर वाली। इस तरह से डिजाइन ही किया जाता है ताकि राइजर जो है, राइजर में मेटल बाद में थोड़ी इस कास्टिंग वाले मेटल से बाद में सॉलिडिफाई हो। और जैसे ही इसमें अगर कमी हो जाती है, कभी कभी लिक्विड मेटल की कमी होती है, तो साइड राइजर इस कमी को कंपनसेट करता है, इसलिए राइजर डाला जाता है, ठीक है। राइजर का बस यही कॉन्सेप्ट है। तो आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम वेल्डिंग पढ़ेंगे और ये एक शॉर्ट का क्लास ही होगा, वेल्डिंग हम पूरी तरह से पढ़ लेंगे इसमें। और साथ ही इसमें कास्टिंग, और कल के क्लास में कास्टिंग और वेल्डिंग के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हमारा कास्टिंग का क्वेश्चन बच रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू।